हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। एंड यहाँ पर मैं अगेन 30 क्वेश्चन कवर करूँगी जो 2018 में सीटेट में पूछा गया था। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, आपने इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज 1 लिया है, 2 लिया है, डजेंट मैटर, आप अगर प्रैक्टिस करोगे दोनों पेपर्स को तो आप सबके लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है। एंड ये वीडियो भी सब लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम ये हमारे लिए पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए या लैंग्वेज के लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, तो सब लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आप अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। पहला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन में क्या नहीं शामिल है, ठीक है। एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी, कवरेज या फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना कि ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंग्लिश में, जहाँ पर आप सिलेक्शन करते हो। सिलेक्शन का मतलब है कि आपको क्या पढ़ाना है, आप उसको कैसे पढ़ाएंगे। तो जब भी आप कोई भी मटेरियल, कोई भी लैंग्वेज आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि आप उस वर्ड की फ्रीक्वेंसी देखेंगे। मान लो आपको कोई वर्ड सिखाना है तो आप ये देखेंगे कि उस वर्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो कितनी बार बच्चा यूज़ करता है। कवरेज का मतलब है कि एक शब्द कितनी चीज़ों को कवर करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ ग्रेन, तो ग्रेन में तो काफ़ी सारे ग्रेन्स आ जाते हैं, है ना। तो ये कवरेज है कि अगर मैंने एक वर्ड बोला, मैंने बोला डेजर्ट, तो डेजर्ट में हो सकता है कि जितनी भी मिठाइयाँ हैं अलग अलग वो सब आ जाएं, तो वो होता है कवरेज। एक वर्ड कितने चीज़ को कवर कर रहा है, ठीक है। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि उसको बच्चा कितना यूज़ कर पाता है, वो वर्ड कितना उसकी डेली लाइफ में आता है, ठीक है। तो हम इन तीनों का ध्यान सिलेक्शन में रखते हैं, लेकिन एक्यूरेसी का ध्यान हम नहीं रखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द फिनोमिनन वर अ सिंगल वर्ड इज एसोसिएटेड विद टू और सेवरल रिलेटेड मीनिंग्स इज नोन एज। आपको बताना है इसको क्या कहा जाता है। अगर एक सिंगल वर्ड जो है दो या दो से ज्यादा मीनिंग से एसोसिएटेड होता है, उसे हम होमोनिम्स कहेंगे, होमोग्राफ कहेंगे, पॉलिसिमी कहेंगे या होमोनिमी कहेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो इसका भी मैं सेशन एक ले लूंगी अलग से, ठीक है। तो इसका देखो राइट आंसर जो होगा वो होगा पॉलिसिमी, ठीक है। पॉलिसिमी क्या होता है कि एक कोई वर्ड है तो उसका अलग अलग डिफरेंट मीनिंग भी होता है। जैसे बहुत सिंपल है, अगर मैं बोलूँ हेड, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है हेड। अब हेड हमारा सिर भी होता है हेड का मतलब, ठीक है। और हेड का मतलब वो भी होता है कि कोई ऑफिस का हेड है तो हम कहते हैं हेड है, जो कोई बॉस होता है तो हम उसे हेड कह देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि समझ रहे ना, एक वर्ड से कितने सारे सेवरल रिलेटेड मीनिंग्स होते हैं, इस चीज को हम पॉलिसमी कहते हैं, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शन है इनको भी मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आए थे सीटेट में। तो बाकी ऑप्शन देखते हैं। होमोनिम, होमोफोन और होमोग्राफ क्या होता है, ठीक है। होमोनिम देखो क्या होता है कि मल्टीपल मीनिंग वर्ड होते हैं, मतलब कि स्पेलिंग बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या याद रखना है, होमोनिम जो होता है इसमें स्पेलिंग एकदम सेम होती है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। जैसे यहाँ पे है सूट योर सेल्फ या फिर वोर अ सूट। जैसे वो गाना ना, तेनू सूट सूट करदा, तो सूट सूट करदा में 2 वर्ड है लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, अलग है, इसे हम होमोनिम कहते हैं, ठीक है। तो तेनू सूट सूट करदा से आप होमोनिम याद रख सकते हो। सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन मीनिंग का फर्क है। होमोफोन क्या होता है, जिसके साउंड एक जैसे होते हैं, स्पेलिंग अलग होती है। जैसे एडिशन और एडिशन दोनों स्पेलिंग अलग है। जैसे टू की स्पेलिंग सबसे इजी है, टू टू टू, तीनों को टू बोलते हैं लेकिन तीनों का मीनिंग हम अलग अलग यूज करते हैं, इसे हम होमोफोन कहते हैं, ठीक है। और होमोग्राफ क्या होता है, सेम स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, मीनिंग भी अलग है, ठीक है। तो वो आपका क्या है, होमोग्राफ होता है। तो ये आपको याद रखना है, जिसकी मीनिंग अलग हो वो होता है हमारा होमोग्राफ, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। बाकी आप पीडीएफ ले सकते हो, मैं सेंड कर दूंगी, आप वहाँ पे देख लेना टेलीग्राम पे, ठीक है।
क्वेश्चन 3 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन 3 है द डॉग लिव्ड इन द गार्डन बट द कैट हु वॉज स्मार्टर लिव्ड इनसाइड द हाउस। अब ये आपका क्वेश्चन कहाँ से आया है? ग्रामर से, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस से, और आपको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस का टाइप है। सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। तो 4 प्रकार के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं और इसका जो राइट आंसर होगा, पहले राइट आंसर डिस्कस कर लेते हैं। राइट होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस का ये एग्जाम्पल होता है, ठीक है। सो गाइज मैंने सेंटेंसेस का ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ इस पर भी मैंने ग्रामर की वीडियो बनाई है, तो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। नहीं मिलती तो आप कमेंट में बता देना, आप देख सकते हो, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इसका, वैसे बहुत शॉर्ट में करूंगी, ठीक है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब एक क्लॉज है जिसका एक ही मीनिंग होता है, सिंपल मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। जैसे कि द डॉग बार्क्स हो गया, ये क्या है? सिंपल है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये जिसका एक अर्थ होता है, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज जब होते हैं तो वो कंपाउंड होता है, ठीक है। यानी कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये एक क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ पर ये जो आप फर्स्ट लाइन देख रहे हैं ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग को दिखा रहा है। द डॉग लिव्ड इन द गार्डन, ये कंप्लीट मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है बट द कैट, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि कंप्लीट मीनिंग नहीं है यहाँ पर। हु वॉज स्मार्टर, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है। और लिव्ड इनसाइड द हाउस जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो आपके 2 इंडिपेंडेंट और 2 डिपेंडेंट क्लॉज है, तो यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। सो आई नो गाइज, अगर आप पहली बार ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत ईजी है। आप मेरी वीडियो ज़रूर देखना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है इफ अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज is cramming his or her answers then he or she would not be able to। अगर एक स्टूडेंट जो है आंसर को क्रैम कर रहा है, यानी उसको बार बार रट रहा है, याद कर रहा है, तो वो क्या ऐसा है जो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अटेम्प्ट क्वेश्चन आंसर्स, अटेम्प्ट वोकैबुलरी बेस्ड एक्सरसाइज, अटेम्प्ट स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस या फिर अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेमोराइज करेंगे, बहुत आप क्रैमिंग कर रहे हो, आप याद कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी। तो यहाँ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्रिएटिवली नहीं सोच पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न है कि ड्यूरिंग रीडिंग इफ अ स्टूडेंट इज piercing information together as they read a text keeping track of what is happening he or she is। यहाँ पे किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये? देखो ध्यान से फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ड्यूरिंग रीडिंग, जब कोई बच्चा कुछ रीड कर रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है? पियर्सिंग कर रहा है। पियर्सिंग का मतलब होता है कि टुकड़े करके टुगेदर की यहाँ पे बात हो रही है। कोई जानकारी है उसको वो एक साथ ला रहा है और वो ये देख रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग, उस कहानी में क्या हो रहा है, ठीक है। सपोज आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, आपने इन्फॉर्मेशन को पहले पियर्स किया, यानी आप उसको पार्ट्स में देख रहे हो एंड देन आप उसको एक साथ पूरा का पूरा देख रहे हो कि क्या हो रहा है कहानी में। तो ये एक्टिविटी क्या है? एनफरिंग है, स्कीमिंग है, पैराफ्रेजिंग है या सिंथेसाइजिंग है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा सिंथेसाइजिंग, ठीक है। सिंथेसिस करना, आपने एनालिसिस और सिंथेसिस पढ़ा होगा, ये वही चीज़ है, ठीक है। स्कीमिंग नहीं होगा क्योंकि स्कीमिंग में हम जिस्ट निकालते हैं, तो स्कीमिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। पैराफ्रेजिंग में हम अपने शब्दों में उस चीज़ को बता देते हैं जो भी हम पढ़ रहे होते हैं, या हम उसको लिख देते हैं, तो वो पैराफ्रेजिंग होता है। तो पैराफ्रेजिंग इधर नहीं है। एनफर क्या होता है कि जब आप अपने पुराने ज्ञान के आधार पर ना ये पता लगाते हो कि आगे स्टोरी में क्या होगा। आप जो भी वर्ड आपको मान लो समझ नहीं आ रहा है तो आप उस वर्ड को अपने अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं, वो एनफर है अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो गाइज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन को क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड आप एक बार समझ लेंगे तो आपका एक कंसेप्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज, नई भाषा को सीखने में मल्टीलिंगुअलिज्म का रोल क्या है? मेथोडोलॉजी होती है, असेट है, इंटरफेरेंस है या बर्डन है? तो ऑलवेज मल्टीलिंगुअलिज्म किसका काम करता है? एक रिसोर्स का काम करता है।
और एसेट का काम करता है। आप इसको एक स्ट्रैटेजी भी मान सकते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी की तरह कार्य करता है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंटोनेशन। इनमें से क्या है जो कि इंटोनेशन को इफेक्ट नहीं करता। इंटोनेशन का मतलब होता है जब आपकी बोली में उतार चढ़ाव आए। जैसे हम कोई भी बात बोलते हैं तो आप कभी उतार चढ़ाव के साथ उसको बोलते हो, है ना, एक जैसा हम नहीं बोलते। तो वहां पर ऐसी क्या चीज है जो इंटोनेशन को इफेक्ट नहीं करेगा, हमारे उतार चढ़ाव पे इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वॉइस या प्रोनाउंसिएशन, टोन, रिदम या लाउडनेस। तो देखो लाउडनेस बिल्कुल होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा ना उतार के साथ चढ़ाव के साथ आपको किसी चीज़ पे बहुत फोकस करना है तो आप बहुत उसको लाउड बोलोगे। ठीक है, तो ये भी होता है। रिदम भी बिल्कुल होता है। टोन भी है कि आप किस टोन में बात कर रहे हैं, आप बहुत धीरे बोल रहे हैं, आप भारी टोन में बोल रहे हैं, लेकिन आपकी जो वॉइस है, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आपका एक किसी भी वर्ड को बोलने का तरीका है वो नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ए आंसर हो जाएगा। काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन होती है इसलिए इसको डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है डैश आर इन्वॉल्व इन थिंकिंग। थिंकिंग के अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है मेनली, आपको बताना है। तो देखो राइट आंसर पे सीधा चलती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर जब भी हम थिंकिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी इमेजिनेशन सबसे पहले होती है। ठीक है, आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हैं तभी आप सोचते हो। उसके बाद लैंग्वेज बहुत हेल्प करता है हमारी इमेजिनेशन में। कंसेप्ट होना चाहिए हमारे किसी चीज़ के प्रति, और प्रोपोजिशन होना चाहिए। ठीक है, प्रोपोजिशन का मतलब है कि आप कितने क्लोजर से उसको सोच रहे हो। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है लैंग्वेज लेबोरेटरी इज द प्लेस वेयर द स्टूडेंट्स हैव टू लिसन ऑन हेडफोन। The language labs are set up with a view to provide listening activities in order to develop. यहाँ पर सिंपल में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लैंग्वेज लेबोरेटरी में जब बच्चे हेडफोन में सुन रहे हैं, वहाँ पर जो लैब है वो उनको लिसनिंग एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या इम्प्रूव करेगा, एनालिसिस हैबिट को इम्प्रूव करेगा, स्पीच को, क्रिटिसाइजिंग को, या लिसनिंग को। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो भी बच्चा लिसनिंग कर रहा है वो उसकी स्पीच को हेल्प करेगा। जो लैंग्वेज लैब्स होते हैं वो स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज्ड टू टीच। जो जीटीएम मेथड है, जो कि सबसे क्या है, इंग्लिश को पढ़ाने का पुराना मेथड है, सबसे ओल्डेस्ट एंड क्लासिकल मेथड है। वहाँ पे हमें क्या हम पढ़ाते थे, ग्रामर, फॉरेन लैंग्वेज, रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज यूजेज, या फिर क्लासिकल लैंग्वेज। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। क्लासिकल लैंग्वेजेस जैसे कि लैटिन, ग्रीक, इनको सिखाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी सन 1600 में, और इसी हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं इसी वजह से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली हम मदर टंग पे बहुत फोकस करते हैं, डिडक्टिव तरीके से हम टीच करते हैं, ट्रांसलेशन एंड वोकैबुलरी एंड रीडिंग एंड जो राइटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ रूब्रिक फॉर द असेसमेंट ऑफ फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे बताना है कि अगर आपको इंग्लिश में बच्चों की फ्लुएंसी और कोहेरेंस ऑफ लैंग्वेज, कोहेरेंस का मतलब है कि कितना लॉजिकल बच्चा बोलता है, कितना तर्कपूर्ण बोलता है, अगर आपको ये चेक करना है तो इनमें से आप क्या है जो आप यूज कर सकते हो एज अ टूल। ठीक है, एज अ टूल मतलब रूब्रिक की तरह। रूब्रिक एक टूल होता है, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, एक गाइडलाइन सेट कर देते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं डायरेक्ट आंसर पे आती हूँ। यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट हेजिटेशन टू फाइंड वर्ड्स और यूज करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। अगर बच्चे के अंदर मतलब कि हेजिटेशन है वर्ड्स को फाइंड आउट करने में या करेक्ट ग्रामर को, स्ट्रक्चर को यूज़ करने में अगर उसको प्रॉब्लम है, तो ये एक एज अ टूल हम यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए कि उसको उसकी फ्लुएंसी है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव डिफाइंड बाय एनसीएफ 2005 फॉर टीचिंग इंग्लिश एट अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल पे कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो एनसीएफ ने नहीं बोला है। फर्स्ट है टू नेगोशिएट देयर ओन लर्निंग गोल्स। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि बच्चे अपने खुद के गोल्स को नेगोशिएट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे खुद की प्रोग्रेस को। ठीक है, यूज डिक्शनरी, तो ये भी ठीक है कि जहां नीड है वहां डिक्शनरी का बच्चे यूज करेंगे।
टू बी एबल टू आर्टिकुलेट इंडिविजुअल एंड पर्सनल रिस्पॉन्सेज इफेक्टिवली, ये भी ठीक है कि अपने रिस्पॉन्सेज को इफेक्टिवली वो बोल सकेंगे, तो यहाँ डी हो जाएगा, है ना। आप उनके कॉन्सेप्चुलाइजेशन को डेवलप तो कर रहे हो लेकिन प्रिंटेड टेक्स्ट के उसमें कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे डी इसका जो है वो एनसीएफ के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप उनके कंसेप्चुलाइजेशन को प्रमोट तो कर रहे हो लेकिन प्रिंटेड टेक्स्ट में कर रहे हो। हम प्रिंटेड पे बहुत ध्यान नहीं देंगे, प्रिंटेड का मतलब है कि जो बुकिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ यू आर लिसनिंग टू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू रीच अ स्पेसिफिक लोकेशन देन यू आर डूइंग कैजुअल लिसनिंग, फोकस्ड लिसनिंग, इंटेंसिव लिसनिंग या एक्सटेंसिव लिसनिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या कर रहे हो, ध्यान से समझो। आप कि अगर आप किसी की बात को सुन रहे हैं और मान लो कि मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको उस जगह पे कैसे जाना है, हाउ टू रीच अ स्पेसिफिक लोकेशन, तो वहां पे आपकी जो लिसनिंग है, आप जो मेरी बात सुन रहे हैं वो कैसे सुन रहे हैं, कैजुअल है। तो देखो कैजुअल कौन सी होती है, जैसे मान लो कि आपके घर पे टीवी चल रहा है और आपके घर पे कोई टीवी देख रहा है एंड आप मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, तो हो सकता है कि जो टीवी में चल रहा है आप सुन तो रहे हैं लेकिन आप बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं, उसे हम कैजुअल लिसनिंग कहेंगे, है ना। फोकस्ड लिसनिंग वो होती है जो हम स्टडीज वगैरह में करते हैं, ठीक है। स्टडी में हम कर रहे हैं तो हम बिल्कुल फोकस होके सुनते हैं। यहाँ पर इंटेंसिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हो यानी कि आप इंटेंसिवली उसको सुन रहे हो जो व्यक्ति आपको बताना चाहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है, इफ अ लैंग्वेज टीचर हैज पुट द वर्ड्स स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, पियोन इन अ ग्रुप देन शी इज फॉलोइंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक टीचर ने कुछ वर्ड्स को एक साथ रखा जैसे कि स्कूल, टीचर, हेडमास्टर एंड पियोन। इसे हम कौन सी ग्रुपिंग कहेंगे, लेक्सिकल ग्रुपिंग है, सिमेंटिक है, फनेटिक है या ग्रामेटिकल ग्रुपिंग है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, एलिमिनेट करके कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्रामर की कोई बात नहीं हो रही है, तो ग्रामेटिकल ग्रुपिंग यहाँ नहीं है। हम कोई रूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई सेंटेंस या स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। फनेटिक में हम साउंड की ग्रुपिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन वर्ड का साउंड सेम है, फनेटिक नहीं हुआ, तो दो ऑप्शन हमारे डिलीट। जो लेक्सिकल ग्रुपिंग होता है वो हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रुपिंग है ये सिमेंटिक है, जो मीनिंग के आधार पे हो रहा है। अगर आप देखें ध्यान से तो ये मीनिंग के बेस पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। सिमेंटिक ग्रुपिंग यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके सो अगला क्वेश्चन कहता है, एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डैश मे बी वन ऑफ द लैंग्वेजेस फॉर लर्निंग एक्टिविटीज दैट क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस टू द वर्ल्ड। अब यहाँ पे एनसीएफ के डॉक्यूमेंट से ये क्वेश्चन आया है जहाँ पर आपको बताना है कि इनिशियल स्टेज लर्निंग का जो इनिशियल स्टेज होता है शुरुआती समय में, कौन सी भाषा है जो बच्चे की अवेयरनेस को बढ़ाएगा वर्ल्ड के प्रति, दुनिया के प्रति, ठीक है। और बात हो रही है लर्निंग की, ठीक है। तो इंग्लिश होगा, वर्नाकुलर है, सेकंड है या हिंदी है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए इसका, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश को बोला गया है कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा हो सकती है जो लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि बच्चे की अवेयरनेस को बढ़ाएगी दुनिया के प्रति, क्योंकि आप देखोगे कि ग्लोबली इंग्लिश का बहुत बड़ा स्थान है। इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज माना गया है, हर दुनिया में इंग्लिश की पहचान है, तो यहाँ पर इंग्लिश को दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन डैश मेथड। कौन सा मेथड है जहां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है प्रोनाउंसिएशन पे, ठीक है। तो वो बताना है, ऑडियो लिंगुअल है, जीटीएम है, सीएलटी है या एसएलटी है। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, ये है हमारा जीटीएम मेथड। मैंने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पर राइटिंग और जो रीडिंग होती है उस पर बहुत फोकस होता है, स्पीच पे फोकस नहीं किया जाता, बहुत कम करते हैं, तो यहाँ जीटीएम हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बाकी सीएलटी में बहुत फोकस होता है, सीएलटी में मेन हम ओरल पे ही ज़्यादा वर्क करते हैं, स्पीच ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। एसएलटी जो है वो सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग होती है जहाँ पर हम स्पीच हैबिट्स को बच्चों को डेवलप करते हैं, ठीक है। और ऑडियो लिंगुअल में भी हम बार बार क्या करवाते हैं, ड्रिल करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं बोलने की, एक चीज़ को रिपीट करने की, ठीक है। तो यहाँ बी विल बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज अ काइंड ऑफ। पॉजिटिव इंटरफेरेंस क्या है, टारगेट लैंग्वेज है, फॉरेन है, पिक्टोरियल लैंग्वेज है या नेटिव है। तो देखो यहाँ पे पिक्टोरियल कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है,
नेटिव लैंग्वेज वो होती है जो हमारे घर की भाषा होती है, अपने हमारे क्षेत्रीय भाषा जिसको हम कहते हैं। फॉरेन जो है वो हमारी विदेशी लैंग्वेज है, जो तीसरी भाषा हम जिसको मान सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा टारगेट लैंग्वेज। दो प्रकार के इंटरफेरेंस होते हैं। एक इंटरफेरेंस तो वो होता है जहाँ पे आपको नुकसान हो रहा हो, मतलब कि मान लो कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में बाधा दे रही है या हर्डल दे रही है, या लैंग्वेज 2 लैंग्वेज 1 में हर्डल दे रहा है, ऐसा हो सकता है नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है कि वो चीज़ सपोर्ट करता है, मतलब कि आपने कोई भाषा सीखी उसको वो सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव इंटरफेरेंस है वो एक काइंड ऑफ क्या है, टारगेट लैंग्वेज है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, पॉजिटिव ट्रांसफर कब होता है, इसको आप बेसिक ऐसे ही बस जान लो। ये तब होता है जब लैंग्वेज 1 जो है वो प्रेजेंट होता है लैंग्वेज 2 में। ठीक है, मतलब आपने लैंग्वेज 1 सीखी है तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज 2 जब आप सीखोगे तो वो प्रेजेंट होगा, वो हेल्प करेगा, तो वो पॉजिटिव है। और नेगेटिव ट्रांसफर क्या होगा, जब जो लैंग्वेज 2 है वो डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा एरर होगा, ठीक है, तो वो नेगेटिव है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नोट टेकिंग इज डन। नोट टेकिंग जो है वो कब किया जाता है, ड्यूरिंग लेक्चर, वाइल रीडिंग अ रिव्यू, ड्यूरिंग एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क, या फिर वाइल राइटिंग एन एसे। तो नोट टेकिंग जो है ये आप एक क्या होती है, गैदरिंग स्किल होती है। इसको हम स्टडी स्किल भी मान सकते हैं और इसे हम गैदरिंग स्किल कहते हैं। एक होता है नोट मेकिंग, एक होता है नोट टेकिंग। अगर आप कोई लेक्चर को सुन रहे हैं, जब आप लिसनिंग कर रहे हैं, मेनली यहाँ पर लिसनिंग का काम है, आप कोई लेक्चर सुन के नोट बना रहे हो तो वो नोट टेकिंग होता है। और अगर आप रीडिंग कर रहे हो, वाइल रीडिंग जब आप नोट्स बना रहे हैं खुद से, वो आपका नोट मेकिंग होता है। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा ड्यूरिंग लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्यूपिल्स फर्स्ट लैंग्वेज इज। कौन सा मेथड है जहां पर आप प्यूपिल की फर्स्ट लैंग्वेज के बिना ही आप सिखाते हैं, वहां पर आप बच्चे की पहली जो भाषा है, जो वर्नाकुलर है, जो मदर टंग है, उसका आप यूज नहीं करते हो, वो कौन सा मेथड है, डायरेक्ट, क्लासिकल, जीटीएम या ओल्ड मेथड। तो देखो यहाँ पे जीटीएम जो है इसको हम ओल्ड कहते हैं, ये तो आप याद रखना। सी और डी क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल यूज होता है फर्स्ट लैंग्वेज का, मदर टंग का बहुत यूज होता है जीटीएम में। क्लासिकल मेथड भी इसी को कहा जाता है, तीनों सेम है। तो बच गया क्या, डायरेक्ट मेथड। इसमें डायरेक्ट हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड कहते हैं। हमारा फोकस होता है कि हम नेचुरली टारगेट को सिखाएं, इसीलिए केवल टारगेट लैंग्वेज में ही टीच किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग, इट इज नोन एज। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने किया, सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसमें एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि दो वर्ड है जिनका साउंड सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है, उसे हम क्या कहेंगे, होमोफोन कहेंगे, होमोनिमी कहेंगे, होमोग्राफ कहेंगे, या फिर पॉलिसमी कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, होमोनिमी, ठीक है। होमोनिम होता है जहां पर आपका दो वर्ड है, सेम साउंड है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन मीनिंग अलग होती है, ठीक है। तो ये जैसे कि हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर। लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर इमेजिनेटिव थिंकिंग, कंसेप्चुअल थिंकिंग, एसोसिएटिव थिंकिंग या परसेप्चुअल थिंकिंग। मतलब कि लैंग्वेज ऑफ वर्ड यानी कि जो वर्ड है वो किसके लिए ज़रूरी नहीं है, कौन सी ऐसी थिंकिंग है जिसके लिए हमें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर इमेजिनेटिव थिंकिंग जो होती है, कल्पना करने के लिए हमें किसी शब्द की ज़रूरत इस तरह से नहीं होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इमेजिनेटिव थिंकिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली। जो सीएलटी है उसने किसको रिप्लेस किया है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चरल टीचिंग, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग या मोटिवेशनल टीचिंग। सो गाइज इस क्वेश्चन में पता नहीं क्यों काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। मैं ये क्वेश्चन पहले भी करा चुकी हूँ एंड उसमें काफ़ी लोगों ने कहा था कि मैम इसका जो है स्ट्रक्चरल नहीं होगा, इसका सिचुएशनल होगा। तो लेकिन जो सीटेट की ऑफिशियल आंसर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रक्चरल को ही माना गया है। तो फाइनली जो मेरा आंसर है वो स्ट्रक्चरल ही होगा, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गई थी
ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि मैम इसका जो है सिचुएशनल होगा, ठीक है, तो यहाँ सिचुएशनल नहीं होगा। जो CLT है उसने रिप्लेस किसको किया है, स्ट्रक्चरल को किया है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरल में आप बहुत ज़्यादा ना रूल पे फोकस कर रहे हो, आप फॉर्म फोकस टीचिंग कर रहे हो। यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाता है, जो हमने सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन पढ़ा था वो जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर बहुत फॉलो होता है। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन किससे रिलेटेड है, स्ट्रक्चरल मेथड, स्ट्रक्चरल टीचिंग से रिलेटेड है, तो इसको रिप्लेस करके CLT आया, ठीक है, तो 20 का राइट आंसर होगा फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट ऑर्गेनिजम्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स सीज देम एज अ होल पर्सन। कौन सा मेथड है जो बच्चों को एज अ होल पर्सन की तरह देखता है, ठीक है, CLT है, SLT है, साइलेंट वे है, या फिर CLL है। तो यहाँ पर देखो CLT की फुल फॉर्म याद रखनी है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। SLT की फुल फॉर्म है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, जहाँ पे आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चों को सिखा रहे हैं। साइलेंट वे भी एक तरीका होता है पढ़ाने का, जहाँ पर साइलेंट कौन होता है, टीचर होता है, टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है, बच्चे एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ राइट होगा CLL, यानी कि कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, ओके, जहाँ पर एज अ होल पर्सन बच्चों को देखा जाता है। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। CLL देखो चार्ल्स ए कुरैन ने इसको विकसित किया, ये नाम याद रख सकते हैं आप, क्या पता आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये जो थे ये एक साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने अपनी साइकोलॉजी जो काउंसलिंग थी, जो भी चीज़ें थी, इसको इन्होंने इस कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग में यूज़ किया। यहाँ पर क्या होता है कि हम उसको सपोर्ट करते हैं, बच्चों को एज अ होल पर्सन हम उन्हें मानते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हम एक्टिविटी यहाँ पे बच्चों से करवाते हैं, ट्रांसलेशन है, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस, लिसनिंग, ग्रुप वर्क, ये सब चीज़ें हम कराते हैं। टीचर काउंसलर का काम करता है, लर्नर एज अ क्लाइंट काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर होल पर्सन की तरह इंगेज किया जाता है बच्चों के इमोशंस, फीलिंग्स, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल, हर चीज़ को, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है राइटिंग इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग इज द डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, अल्फाबेटिकल, ग्राफिकल, फोनेटिक या सिस्टमैटिक। तो देखो जो हमारा राइटिंग होता है वो कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है, वो एक ग्राफिकल होता है, ठीक है, क्योंकि जो राइटिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो राइटिंग की सबसे छोटी इकाई अगर मैं कहूँ तो उसे हम ग्राफीम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राफीम, ग्राफीम। और इसी मतलब ग्राफीम है तो इसी से ग्राफिकल आया है, तो यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। राइटिंग की यूनिट क्या है, ग्राफीम होती है स्मॉलेस्ट। जैसे कि मान लो आपको कैट लिखना है तो कैट का साउंड के होता है, कैट, लेकिन हम इसको लिखते हैं सी से, तो जो सी है ये इसका क्या है, ग्राफीम हो गया, ठीक है। जो हम साउंड जो होते हैं उनको जब आप लिख देते हो वो आपका ग्राफीम होता है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है राइटिंग, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है व्हेन अ टीचर यूजेस रीलिया टू टीच वोकैबुलरी एंड ग्रामर शी इज। अगर एक टीचर रीलिया का यूज कर रही है, अब आपको बताना कि ये रीलिया बेसिकली है क्या। इंग्लिश में आपको कोई वर्ड सिखाना है, आपको कोई ग्रामर की चीज सिखानी है, आप रीलिया का यूज करते हो। तो रीलिया बेसिकली क्या होते हैं, जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं। आप कोई रियल वस्तुएं लेके चले गए, आप एक्शन के थ्रू बच्चों को करके दिखा रहे हो, आप रियल सिचुएशन में उनको सिखा रहे हो, ये सब रीलिया का पार्ट होता है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। रीलिया से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ये आपको बस मीनिंग याद रखना है कि रीलिया होता क्या है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोएम हुज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट अ वर्ड इज कॉल्ड। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि जिसके फर्स्ट लेटर जो है उसका हर लाइन जो है वो एक वर्ड को स्पेल करता है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव है, एपिक है, एक्रोस्टिक है या हैकू है। तो हैकू जो है एक जापानीज पोएम है जिसको यहाँ पता नहीं क्यों ऑप्शन में लाया गया है, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा, ठीक है। 79 लेवल की पोएम होती है ये। यहाँ पे राइट इसका आंसर जो होगा हमें उससे मतलब है, तो राइट आंसर इसका एक्रोस्टिक है, ठीक है। एपिक भी नहीं होगा क्योंकि एपिक जो है उसे ग्रंथ कहते हैं, तो एपिक भी नहीं है। एक्रोस्टिक एक प्रकार की कविता होती है जो कि फर्स्ट लेटर्स को दिखाती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक पोएम दी हुई है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना इसमें क्या है। विंटर वंडरलैंड, आइस इज स्लिपरी, नथिंग इज हॉट, द वेदर इज कोल्ड, एवरीथिंग यू टच इज कोल्ड, रियली कोल्ड।
अब देखो आप ये जो आपको हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं, विंटर, पूरा का पूरा जो विंटर है, पोयम विंटर के बारे में ही है। और आपको फर्स्ट लेटर की जो लाइन में हर एक वर्ड दिख रहा है, ये भी पूरा का पूरा अगर आप इसको जोड़ के पढ़ोगे तो ये विंटर है। तो ऐसी जो पोयम होती है जहाँ पर आप बता रहे हो विंटर के बारे में, और जो फर्स्ट वाला जो लेटर है वो मिल करके एक वर्ड को दे रहा है, पूरे का पूरा आप जोड़ोगे तो WINTER विंटर हो रहा है। इस प्रकार की पोएम को एक्रोस्टिक पोएम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा बेसिक इसका क्या है ये। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अब। सो इसका जो फाइनली राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश पर्टेन्स टू। जो डेकोरम होता है स्पोकन इंग्लिश में, उसको हम कहते क्या है, मतलब क्या जाहिर करता है डेकोरम। तो डेकोरम जो है ये स्पीकिंग में हम यूज़ करते हैं, और इसका मतलब होता है कि आपके जो हाव भाव हैं, जब आप वाइल स्पीकिंग कोई चीज़ आप बोल रहे हैं, वहाँ पे आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, आपके जेस्चर्स वहाँ पे क्या हैं, आपके मतलब बॉडी लैंग्वेज को आप कह सकते हो, आपके हाव भाव जो होते हैं उसे हम डेकोरम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, आपके एप्रोप्रिएट जो जेस्चर्स हैं, ठीक है, जो आपके हाव भाव है उसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम इज बेस्ड ऑन। इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम किस पे बेस्ड होता है। तो इंक्वायरी का मतलब है कि जब आप कोई चीज़ की खोज कर रहे हो, बेसिकली आप किसी मीनिंग से, आप खुद से एग्जाम्पल से, या आप एनालिसिस से कोई चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि ये एक ह्यूरिस्टिक रीजनिंग को दिखाता है। आप एक प्रकार से खोज तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये एक ह्यूरिस्टिक लर्निंग, ह्यूरिस्टिक मेथड को दिखाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चरल वर्ड्स। स्ट्रक्चरल वर्ड्स कौन से होते हैं, ऑक्सिलरीज, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस या ऑल। तो स्ट्रक्चरल वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे कि आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, वहाँ पे आप देखोगे हम ग्रामर की कितनी चीज़ें बीच बीच में सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। हम वहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, तो वो ऑक्सिलरीज हो गया। प्रेपोजिशन हो गया टू, ऑफ, फॉर, इनटू, एट, तो ये हो गया। कंजंक्शन का यूज़ करते हैं एंड, बट, सो, तो ये क्या है कि आपके सेंटेंसेस का ही पार्ट है, एक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ऑल के साथ हम जाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। कई बार क्वेश्चन ना समझ नहीं आता है और हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो अब आप एक बार समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चरल वर्ड्स का मतलब है कि जो ग्रामर रिलेटेड चीज़ें हैं, जो स्ट्रक्चर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में या जो सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, तो उसमें जो हम फॉर्म तरीके से जो हम पढ़ते हैं, रूल्स वगैरह, वो सब होता है। ठीक है, तो डी इसका फाइनल आंसर हमारा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड। कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग में क्या शामिल होता है। ये पहले भी इस प्रकार का प्रश्न आपके सीटेट में आया हुआ है। अगर आपने पहले की प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो आपने ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा। तो कन्वेंशंस में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो यहाँ राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका प्रॉपर पंक्चुएशन। आप जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं, मान लीजिए आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, वहाँ पर आप क्या पंक्चुएशन यूज़ कर रहे हैं, आप एक्सक्लेमेटरी कहाँ यूज़ कर रहे हो, आप कॉमा कहाँ यूज़ कर रहे हो, आप डबल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ यूज़ कर रहे हो, आप फुल स्टॉप कहाँ यूज़ कर रहे हो, ये सब पंक्चुएशन मार्क है जो हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मार्क भी है, बहुत सारे हैं, तो ये कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग में आते हैं। इसके अलावा आपकी जो हेडिंग है, आपके पैराग्राफ की हेडिंग क्या है, ओवरऑल आप कैसे आपने उसको लिखा है, ये सब कन्वेंशंस में आता है। ठीक है, लिखते समय जो हम ध्यान में रखते हैं चीज़ें, तो यहाँ पे बी जो है इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज का इंपॉर्टेंट सेशन था, कुछ नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे, और हम अगले सेशन में भी डिस्कस करेंगे अगेन 30 क्वेश्चन। उसके बाद 2018 का पेपर हम कवर करेंगे, उसके बाद 19 एंड 20 जो भी आपके पेपर हुए हैं, तो वो मैं पूरा कवर करवा दूंगी। सो अगर आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन सीटेट के लिए करनी है बहुत अच्छे से, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए, उसको जम के आप प्रैक्टिस करिए, बहुत आप इजीली स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको अगर सच में पसंद आता है वीडियो तो आप ज़रूर सपोर्ट करें, लव करें। एंड आप कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं, एनीथिंग, किसी चीज़ के रिगार्डिंग। आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ना, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।